बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप जो एमसीक्यूज़ करते हैं क्या ये आप एग्जैक्टली आप श्योर है कि ये एनएमडी कैट के पेपर में आए थे। तो मैंने जवाब दिया कि नो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ जो मुझे मिल गए हैं ये तो एनएमडी कैट वाले तो नहीं, उन्होंने तो नहीं दिया मुझे, लेकिन मैंने मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मुझे मिल गए हैं। मतलब मुझे मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड की है, या वो स्टूडेंट्स जो मेरे क्लास में थे, या और जो स्टूडेंट्स मेरे या और दोस्तों से सुनकर, तो मैंने उनको कलेक्ट करके मैं इसको डिस्कस करता हूँ। शायद ये ठीक भी हो सकते हैं, टेस्ट वाली भी हो सकती है और टेस्ट वाली नहीं भी हो सकती, लेकिन फिर भी मैं आपके फ़ायदे के लिए यही क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट के इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में फ़ायदा आपको कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ है इसमें, इंशाल्लाह हम डिफरेंट एंगल से एक क्वेश्चन को कवर करते हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ ज़रूर आपको फ़ायदा इंशाल्लाह देगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है कि द लाइट वी आर सीइंग इज़, जो कि एनएमडी कैट के पेपर में आया था, एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है। आपके ख्याल में जो हम लाइट देखते हैं ये कौन सा लाइट है? इट डू यू नो दैट व्हाट इज़ लाइट? लाइट हमारे पास असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, कौन से रेडिएशंस होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और प्यारे बच्चों, डू यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको हम ईएम रेडिएशन कहते हैं। असल में ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इन दोनों के दरमियान हमेशा के लिए 90 डिग्री एंगल होती है। तो इसका मतलब ये है, ये हमारे पास ये और ये प्रोपगेशन के डायरेक्शन की भी बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारे पास लाइट वेव जो है ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती है, मतलब इसमें क्रिस्ट और ट्रफ भी मुश्तमिल होती है और इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम पर मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम की रेज़ है हमारे पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मुख्तलिफ एनर्जी होती है और इसकी जो एनर्जी रेंज है, इसकी एनर्जी जो रेंज है ये हमारे पास है। मैं आपको एक शॉर्टकट लिखता हूँ, अपने पास नोट कीजिए। RMI VU X G, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर आपको आर जो नज़र आता है, आर का मतलब है ये हमारे पास रेडियो वेव्स है। आर का मतलब है रेडियो वेव्स। एम का मतलब है माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। आई का मतलब है इंफ्रारेड। आई का मतलब क्या है? इंफ्रारेड। वी का मतलब है विजिबल। ठीक है, और यहाँ पर यू का मतलब है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, शाबाश। और एक्स का मतलब है एक्स रेज। ठीक है बच्चों, और जी का मतलब है गेमा रेज। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? तो इंशाल्लाह ये आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा देगा। अभी बात ये है कि यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने लिख लिया, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। आप जो राइट साइड में जाते हैं, आप जो राइट साइड पर जाते हैं तो इसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। क्या होती है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये इंक्रीज़ होती है। और एनर्जी की इंक्रीज़ को आपको ये भी पता है कि एयर ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्रिक्वेंसी। एनर्जी है ये फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। अगर एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो याद रखिए फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है। मगर आप अगर मतलब ये है कि आप इसी डायरेक्शन में जाते हैं तो एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग एंड फ्रिक्वेंसी इज़ आल्सो इंक्रीजिंग। एनर्जी और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज, तो आपको पता है कि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में, वेवलेंथ और एनर्जी का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आप राइट साइड में जो जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ डिक्रीज होती है। मतलब है हम ये कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स की सबसे कम एनर्जी है और गामा रेस की सबसे ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है बच्चों, हाँ। इसके बाद ये भी हम कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स जो हमारे पास होते हैं, रेडियो वेव्स जो आप हमारे पास होते हैं, इसका जो वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स है ये इंतहाई, ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है ये सबसे कम होगा और गेमा रेस का जो वेवलेंथ है ये सबसे ज़्यादा होगा। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ जो है ये सबसे कम हो ज़्यादा होगा और गेमा रेस का सबसे कम होगा। ठीक है, बिकॉज हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव जो है ये सबसे कम होगी और एनर्जी ऑफ द गामा रेज जो है ये सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, हाँ। तो यहाँ पर सवाल की तरफ आ जाए अभी, और सवाल के अलावा अभी आपने देख लिया कि सवाल के अलावा हम और भी मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं जो कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। हाँ, द लाइट वी आर सीइंग इज़, आपके ख्याल में वी आर सीइंग, अगर हम जो हम देखते हैं तो लाजमी बात है वो विजिबल लाइट होगा।
ठीक है। विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी। अल्ट्रा इंफ्रारेड जो है हमें नज़र नहीं आती, जो कि हमारे बॉडी से निकलती है। अल्ट्रावायलेट भी हमें नज़र नहीं आती है, और यूट्यूब नहीं। तो हमारे पास ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये हमारे पास विजिबल है। और फिर आपको ये भी मालूम है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमारे पास है ये वेवग्यार पर मुश्तमिल होता है, VIBGYOR, इस पर मुश्तमिल होता है। वी का मतलब है वायलेट, आई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है। ठीक है बच्चों, शाबाश। हाँ, आगे जाते हैं। शाबाश। आगे हमारे पास MCQs नंबर नेक्स्ट है कि विच यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज़। इसका यूनिट क्या होगा? शाबाश, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे पास परमेबिलिटी, जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये बराबर होती है एप्सिलॉन, सॉरी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी यहाँ ये टर्म है, तो आपके पास आएगा म्यू नॉट पर दोनों साइड डिवाइड, दोनों साइड पर म्यू नॉट पर डिवाइड कीजिए, आपके पास आएगा म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट। म्यू हमारे पास परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है और ये परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम है। तो आपके पास आएगा, यहाँ पर आप देखिए ऊपर भी और नीचे भी दोनों जो है, इन दोनों की परमेबिलिटी हमारे पास है, यूनिट है। म्यू का जो यूनिट है ये है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, और इसी तरह म्यू नॉट का भी यही यूनिट है। ठीक है, तो ऊपर नीचे सेम यूनिट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव जब भी टर्म आ जाए तो इसका नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी नहीं होगा और यूनिट भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह आपने ये भी पढ़ा है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो मतलब एप्सिलॉन आर आपके पास बराबर होगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी कोई भी यूनिट नहीं। याद रखिए, जब रिलेटिव का टर्म इस्तेमाल होता है तो रिलेटिव का मतलब ये है कि हैविंग नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ठीक है डियर। सवाल नंबर नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे पास 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने ये मालूम करना है, फिर आपको 1 कूलम में मालूम किया तो आप फिर इससे मल्टीप्लाई करें, इसी फैक्टर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 5 जी जो भी आपकी मर्जी है आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपने ये फाइंड करना है पहले कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है। और ये मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है। एन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्यू हमारे पास चार्ज है, ई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इसमें फाइंड कीजिए शाबाश, 1 कूलम में कितने फाइंड करना है, 1 कूलम में चार्ज में फाइंड करना है। तो क्यों की जगह मैंने 1 कूलम लगा दिया, ई की जगह मैं लगाता हूँ 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आपको मालूम है ये इसके बराबर है, तो आपके पता है यहाँ पर और यहाँ पर ये कूलम एक दूसरे के साथ जुड़ा हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास रह जाएगा ये जब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। एक ही कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते, तो 2 कूलम में कितने होंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय एन आपको दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आपके पास जवाब हो गया। शाबाश, 6.25 से मेरे ख्याल में यही आंसर आता है, यही आंसर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 12 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 की पावर 18 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे जाते हैं MCQs नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रेडिएशन फॉल्स फ्रॉम सन, सन से जो रेडिएशन है ये कौन से रेडिएशन है आपके ख्याल में? अर्थ पर जो रेडिएशन आते हैं, हमारे पास सन है, ठीक है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। तो आपके ख्याल में ये अगर ज़मीन की तरफ इसकी जो रेडिएशंस आते हैं, तो आपके ख्याल में कौन से? अल्फ़ा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है। अल्फ़ा आप जानते हैं, अल्फ़ा हम कहते हैं हीलियम की न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम इसको कहते हैं। मतलब ये हमारे पास इसके जो मास है, मास ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल जो है ये 4 टाइम मास ऑफ द प्रोटॉन या ये 4 टाइम मास ऑफ द न्यूट्रॉन के बराबर है। ठीक है, हमारे पास पार्टिकल्स है, तो इसलिए यहाँ पर से जो फोटान और सूरज से फोटान तो आते हैं, फोटान तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यहाँ पर आते हैं न बीटा पार्टिकल्स आते हैं, क्योंकि बीटा रेडिएशन, बीटा, हाँ ये गामा रेडिएशन होते हैं। बीटा जो है, बीटा रेडिएशन आप जानते हैं, ये हम बीटा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए कि बीटा पार्टिकल आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है ये भी आपको मालूम है,
मैंने बताया भी था, आप ये नोट कीजिए। तो गामा रेडिएशन आते हैं। गामा रेडिएशन का मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मैंने इसके पहले MCQ नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है। किस किस को मालूम है? शाबाश। RMI, VU, XG हमारे पास ये है। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। गामा रेज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये आते हैं। ठीक है बच्चों। MCQ नंबर नेक्स्ट है कि मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय। आपके ख्याल में अगर चार्ज है, चार्ज अगर एक जगह पर मौजूद है, यार ये मार्कर तो काम नहीं करता इसको, हाँ, अगर एक जगह पर चार्ज मौजूद है तो आपको मालूम है कि जहाँ पर चार्ज होता है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके इर्द गिर्द इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और दूसरी बात यह है, अगर एक जगह पर मौजूद है तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो, इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। और दूसरी जो है इस पर यहाँ पर चार्ज डेफिनेटली हमारे पास, मैंने आपको बताया है कि चार्ज एंड मास आर एक्चुअली द इंट्रिंसिक ऑफ ईच अदर। सो देयर माइट बी, if there is a charged particle, it might having mass, it must having mass, either it will be proton or it will be electron, and there might be the mass. So the mass must be attracted by the earth, and which is called the weight of the body, which is called the weight, the gravitational force. तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, एस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाद होगा। और जब मोशन में मोशन में होता है तो इसके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, जो कि हमें ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं मोशन के दौरान, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो ये चेंज होते हैं। और फेराडे ने ये फरमाया था कि वेन एवर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर चेंज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। यहाँ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया था कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और इसी तरह चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस तो रेस्ट में भी मौजूद है, दो फील्ड तो रेस्ट में भी इसके साथ है। अगर एक ये मोशन में भी आ गया तो इस मोशन की वजह से इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये चेंज हो जाएंगे, और इसी के नतीजे में चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 3 फील्ड्स इसके पास होते हैं। ठीक है, शाबाश। हाँ, MCQ नंबर नेक्स्ट है हमारे पास के ओहम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल। याद रखिए ओहम्स लॉ हमारे पास जो है ये स्पेसिफिक लॉ है, और ये हमारे पास as long as whenever the line, the potential difference, the graph between the potential difference and the current remains constant, in this condition the Ohm's law will be applicable, otherwise Ohm's law fails। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि Ohm's law जो है it is very limited law and it is applicable only for the specific material in the specific range of temperature। याद रखिए। ठीक है बच्चों, Ohm's law में कुछ बातें याद रखिए। जो यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ पैदा होता है ये 1/r के बराबर होता है, इसको हम स्लोप कहते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि स्लोप हमारे पास 1/r के बराबर है। ठीक है बच्चों, हाँ, यहाँ पर मेरे पास दो स्लोप है, ये 1 है, ये 2 है। इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका r कम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, स्लोप नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, मैंने ये लेक्चर MCQs किस यार किसी कहते हैं रजिस्टर के टॉपिक में मैंने डिटेल में पढ़े हैं ये सारी शब्द। हाँ, तो ओहम्स लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं। इसकी एक पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास होगा। दूसरी बात यह है कि इसका लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा, न कभी ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, और याद रखिए मेटल्स के लिए जो है स्लोप जो है ये कांस्टेंट होती है। हाँ, सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए ये डिफरेंट होती है। तो ये सेमीकंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। रेजिस्टर जो है, हाँ, करंट, व्हाट डज इट मीन, ये कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन रजिस्टर है। Ohm is applicable to resistor, current, what does it mean, ये तो वेक्शन है। चलो, ये कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, सेमी कंडक्टर के लिए नहीं है, न इंसुलेटर के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में भी है, और कंडक्टर में भी जो एप्लीकेबल है ये एक स्पेसिफिक रेंज पर एप्लीकेबल है। स्पेसिफिक रेंज के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कंडक्टर में भी कुछ हर एक रेंज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज वाई इट इज़ वेरी लिमिटेड लॉ, इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। हाँ, MCQ नंबर नेक्स्ट हमारे पास है कि द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 100 जूल। if it is projected at 60 degree, then the potential energy at the highest point will be। यार बच्चों, मैंने आपको एक फार्मूला लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड साइन स्क्वायर थीटा। साइन है कि काज है, ये खास स्क्वायर थीटा है। ठीक है,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है मैक्सिमम हाइट पर फाइंड करने के लिए, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये दो इक्वेशन है। यहाँ पर आपसे ये पूछते हैं इसके बारे में, तो आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। शाबाश, आपके पास आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू cos स्क्वायर थीटा। एंगल तो दिया गया है cos स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर, ठीक है। पता है आपको कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और cos 60 किसके बराबर है? शाबाश, कौन मुझे बताएगा? cos 60 बराबर होता है 1.2, 1/2 के बराबर है, 1/2 एंड होल स्क्वायर। आपके पास आएगा 100 जूल मल्टीप्लाई बाई 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब ये है कि आपके पास 25 जूल रहेगी। इस द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कौन सा है एमसीक्यूज? कि a square loop of side 4 meter is placed in a magnetic field of 10 joule. Ha. A square loop of side 4 meter is placed in a magnetic field of magnetic field of 10 joule. ये जो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम टेस्ला इस्तेमाल करते हैं, टेस्ला। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, surface of the loop is making an angle with the field 60 degree. What will be the flux? आपके ख्याल में फ्लक्स क्या होगा? आपको मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स किस बराबर है? ये बराबर होता है बी ए इंटू cos थीटा के बराबर है, ठीक है बच्चों। अगर ये हमारे पास लूप है और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं, ठीक है बच्चों, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इनके दरमियान एंगल कितना है? सरफेस के दरमियान 60 डिग्री है, मतलब ये थोड़ा सा टिल्ट है, टिल्ट एग्जैक्टली इसी तरह नहीं है। अगर ये इसी तरह होता है तो इसको हम कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट है, इसी तरह है ये सरफेस जो है, इसी तरह है, इसके साथ कुछ एंगल बनती है इसी तरह, ठीक है। और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है। तो आप इधर देखिए तो आपके पास आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए इंटू cos ऑफ 60, cos 61 के बराबर, हाफ के बराबर होते हैं, हाफ बी ए, इसके बराबर हो गया फ्लक्स। हाँ, इसके बाद है ये, तो हमारे पास फ्लक्स आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ठीक है। अभी बात यह है कि मैंने यहाँ पर हाफ बी ए, बी तो यहाँ पर एब्सेंट है, ये स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल में इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है साइड 4 मीटर दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी है, यस। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा 10, हाफ इंटू 10, और यहाँ पर आपके पास आएगा काज की जगह मैंने तो हाफ लगा दी, ये तो हो गया ए मेकिंग एन एंगल व्हाट विल बी द फ्लक्स, फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। अभी एक की जगह हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, तो आपके पास ये, आपके पास 5 आएगा, तो 5a, 5a का मतलब है 5 इंटू एरिया, ये फाइंड करना है। एरिया किसके बराबर होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है तो ये पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 5 इंटू पाई, 5 इंटू, यहाँ पर देखिए शाबाश, आपके पास आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू 5a की जगह मैं लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर, पाई, और आर की जगह मैं लिखता हूँ इसका रेडियस, जो कि हमारे पास बराबर है कहाँ से मैं फाइंड करूँगा? मैं यहाँ से फाइंड करूँगा, मतलब जिस तरह इन्होंने बताया कि 2 पाई आर हमारे पास बराबर है इसके लेंथ के बराबर है, जो कि 4 मीटर है। आपके पास आएगा पाई आर इज इक्वल टू 2 मीटर, या आर इज इक्वल टू 2 मीटर डिवाइड बाई पाई। ये पुट कीजिए इधर, आपके 5 पाई आर, आर की जगह मैं लिखूँगा 2 मीटर डिवाइडेड बाई पाई एंड होल स्क्वायर। कुछ टर्म इसमें से कैंसिल होंगे, आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 20 पाई, यहाँ पर ये नीचे स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास ये कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और 20 डिवाइड बाई पाई, ये टर्म हमारे पास ठीक है, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, मुझे तो नज़र नहीं आता, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ई, नन इज द करेक्ट बिकॉज देयर इज नन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है कि द एरर बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ न्यूटन्स assumption ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज। हाँ, न्यूटन स्पीड ने जो स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड किया था,
वो 281 मीटर पर सेकंड थी इसकी स्पीड ऑफ साउंड, ये न्यूटन ने फाइंड किया। और जब लेप्लेस ने करेक्शन किया तो लेप्लेस के करेक्शन के बाद 332 मीटर आ गया मीटर पर सेकंड। तो आप इसमें डिफरेंस फाइंड कीजिए, 332 माइनस 281 आपके पास आएगा 1, और ये होगा 13 में से 8 2 और 5, ये 51 डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 4 टाइम डिस्टेंस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय, ये तो ठीक नहीं है, ये वाला सवाल नहीं है। हाँ, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ई क्या है, ये कैंसिल करिए क्योंकि ये हम मैक्सिमम लेते हैं जब यूनिट फाइंड करते हैं। तो आपके पास आएगा ई इंटू ए, आपके पास आएगा ई इंटू ए, ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर है। मैं लिखता हूँ फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटू ए, हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, इसका यूनिट है, तो सॉरी मीटर स्क्वायर है, ये तो मैंने मैथमेटिकली लिखा, मीटर स्क्वायर है। हाँ, इसके लिए न्यूटन पर कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर है। ठीक है, और आप इसको और भी सिंप्लीफाई करके इसको हम वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिल जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। और आज जो मैंने एमसीक्यू डिस्कस की मुझे मिल गए थे कुछ सोर्स से, इसलिए मैंने डिस्कस की। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा अथेंटिक एमसीक्यूज़ हों तो वही को डिस्कस कर लूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर उन स्टूडेंट से पूछता हूँ जो टेस्ट में टेस्ट देते हैं, और टेस्ट देने के बाद आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ। और उन टीचर्स हज़रात को जो कि हम मेरे साथ शेयर करते हैं उनका भी शुक्रिया, और स्टूडेंट का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।